मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्लास 12th की बात होगी बेटा, जो कि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बेटा। इसमें हम लोग बात करेंगे आज बहुविकल्पी क्वेश्चनों की कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी हैं जो आपको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि इनको थोड़ा आने के चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। इसलिए इन बहुविकल्पी प्रश्नों की आज मैं बात करूंगा और साथ में आपसे मैं बात करूंगा बेटा निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, उत्तरीय प्रश्न। तो आज हम इन दो टाइप्स के क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चनों में सबको पता है कि बेटा 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब टोटल 4 नंबर के बहुविकल्पी आएंगे। इसी तरह से निश्चित उत्तरीय प्रश्नों में अगर बात करें बेटा तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, टोटल 5 नंबर के पूछे जाएंगे और ये हो जाएंगे 9 क्वेश्चन। कितने हो जाएंगे बेटा? 9। टोटल आपके 9 मार्क्स कि हम लोग इसमें बात करेंगे कि कौन से बहुविकल्पी और कौन से निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं जो आपको बोर्ड के पेपर देने से पहले एक बार जरूर से जरूर देखकर जाना चाहिए, क्योंकि ये मुझको इस साल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। इसलिए मैं आपको इन वीडियो में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं। हम लोग बहुविकल्पी से अपनी बात को शुरू करेंगे बेटा। अगर आपको मैं बहुविकल्पी प्रश्नों में बात करता हूँ, पहले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें बेटा तो उसमें क्या पूछा गया है। देखिए बोला रहा है कि इनमें से कौन पराग कण में पाए जाते हैं, कि इनमें से कौन है 4 ऑप्शनों में से जो पराग कण में पाए जाते हैं। 2 नर युग्मक, 2 वर्षीय कोशिकाएं तथा 1 जनन कोशा, 1 जनन कोशा व 1 नलिका कोशा, 1 नलिका कोशा तथा 1 नर युग्मक। तो याद रखना बेटा पराग कण में जो पाए जाते हैं वो होते हैं 2 नर युग्मक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है आपसे बेटा एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या होती है, कि जो एक पराग कोश होता है उसमें परागधानियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 2 होती है, 1 होती है, 8 होती है। तो याद रखना बेटा कि जो एक पराग कोश होता है उसमें परागधानियों की संख्या 4 होती है बेटा। कितनी होती है? 4 होती है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। बोला जा रहा है कि अगर जौ आपको दिया जाए और उसका आपसे कह दिया जाए कि आप उसके 200 दाने बनाइए। कितने दाने बनाइए बेटा? 200। तो आपको कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? 200, 100, 250, 50। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरह से ध्यान समझना बेटा इसको। तो देखिए हमको ये पता है बेटा कि 50 अर्धसूत्री विभाजन के बाद बेटा, किसके बाद बेटा? विभाजन के बाद 200 माइक्रो स्पोर्स बनते हैं, जिससे आपके 200 नर युग्मक विकसित होते हैं। 200 नर युग्मक विकसित होते हैं। तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि 50 अर्धसूत्री विभाजन के बाद आपके किसके बेटा? 50 अर्धसूत्री विभाजन के बाद 200 माइक्रो स्पोर्स से के बाद 200 माइक्रो स्पोर्स बनते हैं, जिससे आपके 200 नर युग्मक विकसित हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेटा अगर हम 200 अर्धसूत्री विभाजन करें, विभाजन के बाद 200 अर्धसूत्री विभाजन के बाद 200 मेगा स्पोर्स से 200 अंडे विकसित होते हैं। 200 अंडे विकसित होते हैं। तो 200 अर्धसूत्री विभाजन से आपके क्या होते हैं बेटा? 200 मेगा स्पोर्स बनते हैं और उस 200 मेगा स्पोर्स से 200 अंडे विकसित होते हैं बेटा। 200 क्या होते हैं? अंडे विकसित होते हैं। तो देखिए जौ के निर्माण के लिए नर युग्मक और अंडे को संलयन कराना है। तो देखिए 200 नर युग्मक बनाने में 50 अर्धसूत्री लगे। कितने लगे बेटा? 50। और 200 अंडे बनाने के लिए 200 अर्धसूत्री लगे। आता है 200 जौ दाने, 200 जौ के दानों के निर्माण में, दानों के निर्माण के लिए 200 जौ के दाने के निर्माण के लिए हमको चाहिए कि क्या क्या चाहिए बेटा? 200 नर युग्मक चाहिए। 200 नर
युग्मक चाहिए, ध्यान समझना, और साथ में हमको चाहिए 200 अंडे। 200 क्या चाहिए बेटा? अंडे। तो 200 नर युग्मक किससे मिलेंगे बेटा? 50 अर्धसूत्री विभाजन से मिलेंगे, 50 अर्धसूत्री विभाजन से। और 200 अंडे किससे मिलेंगे बेटा? 200 अर्धसूत्री से मिलेंगे, 200 अर्धसूत्री से मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास अर्धसूत्री की संख्या कितनी आ गई बेटा? 250। कितनी आ गई बेटा? 250 अर्धसूत्री आ गए। कितने आ गए बेटा? 250 अर्धसूत्री। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, इनमें से जन्मजात उपापचयी जो आपकी त्रुटि है, उपापचयी का मतलब होता है बेटा रोग, इनमें से कौन सा जन्मजात रोग है ये पूछा जा रहा है। उपापचयी त्रुटि का मतलब होता है रोग, ठीक है। देखिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया, वर्णाढता, हीमोफोलिया, अरक्तता। तो देखिए बेटा, याद रखना कि आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है वो आपका जन्मजात उपापचयी त्रुटि होती है। वो क्या होती है बेटा? जन्मजात उपापचयी त्रुटि हमारी होती है। यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उसको पढ़िए ध्यान से। बोला जा रहा है बेटा, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, एक जाति को क्या होता है बेटा? लाभ होता है, और दूसरी को ना तो लाभ होता और ना ही हानि होता, उसे क्या कहते हैं? अंतरजातीय परजीविता, सहभोजिता, सहोपकारिता या स्पर्धा। तो याद रखना बेटा, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, एक जाति को क्या होता है बेटा? लाभ होता है, जबकि दूसरी जाति को ना तो लाभ होता और ना ही हानि होता, तो उसको हम लोग बोलते हैं सहभोजिता। उसको क्या बोलते हैं बेटा? सहभोजिता बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि अनिषेचक जनन होता है। अनिषेचक जनन क्या होता है? मधुमक्खियों में होता है, टर्की में होता है, दोनों में होता है, फर्स्ट मतलब मधुमक्खी और टर्की में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, अनिषेचक जो जनन होता है वो आपकी मधुमक्खियों में तथा टर्की दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि मानव में एबियो रुधिर वर्गों के कितने जीना टाइप संभव है। कि जो आपका एबियो रुधिर वर्ग है उसमें कितने जीना टाइप संभव होते हैं, पूछा जा रहा है। 2, 4, 6, 8। तो याद रखना बेटा, एबियो रुधिर वर्ग में आपका 6 जीनोटाइप संभव होते हैं। कितने जीनोटाइप संभव होते हैं बेटा? 6 जीनोटाइप्स आपके जो होते हैं वो संभव होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह से सॉल्व होगा। ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें, किसकी बात करें बेटा? 8 की। तो बोला जा रहा है बेटा, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। कि जो आपका बीटी जीव विष है ये किस जीवाणु के द्वारा आपका उत्पादित होता है? बैसिलस बैलगैरिस में, या बैसिलस थ्यूरेनिजेंसिस में, या बैसिलस सबटाइलिस में, या आपका बैसिलस मेथाथीरियम में। तो याद रखना बेटा, जो बीटी जीन विष होता है या जीवाणु होता है वो आपका किसमें तैयार होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना बेटा, वो तैयार होता है आपका बैसिलस सबटाइलिस में। किसमें? वो तैयार होता है आपका बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस में, ठीक है, थ्यूरिनजिएंसिस में तैयार होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण होता है। कि जो आपके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है इसका श्रावण जो है वो कहाँ पर होता है, पूछा जा रहा है। सर्टोली कोशिका में होता है, अधिवृषण में होता है, जनन कोशिका में होता है, या लीडिंग कोशिका द्वारा होता है। तो याद रखना बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण लीडिंग कोशिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? लीडिंग कोशिका द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। जो मेंडल का द्विसंकर संकरण है उसमें फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? 9:3:3:3:1, या 3:1, 9:7, या 1:2:1। तो याद रखना बेटा, मेंडल के द्विसंकर संकरण में फिनोटाइप का अनुपात होता है 9:3:3:1। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एलन के नियम के अनुसार
ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में समानतः क्या होती है। बोला जा रहा है कि अगर हम एलन के नियम से देखें, जो ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारी होते हैं उनमें समानतः कौन सा गुण पाया जाता है। छोटे अंग व शरीर में के उपांग, बड़े अंग व शरीर के उपांग, छोटे शरीर का आकार, सभी अंग एवं उपांग समान होते हैं। तो याद रखना बेटा कि जो ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारी होते हैं, एलन के अनुसार उनके अंग छोटे होते हैं तथा शरीर के उपांग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। लाइगेज, एक्सो न्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज या पॉलीमरेज। तो याद रखना बेटा डीएनए को एक विशिष्ट स्थान पर काटने वाला जो आपका एंजाइम होता है वो होता है एंडोन्यूक्लिएज। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी जो है हमारा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। यहाँ से हमारे जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। इतने बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको देखने हैं जो कि मेरे तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा एक नंबर वाले क्वेश्चनों पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं। एक अंक वाले प्रश्नों की बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करना चाहिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चनों की हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं बेटा एक एक क्वेश्चन को हम लोग सही से पढ़ेंगे और उनको आंसर भी देखेंगे क्या किसका होगा। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा आपसे, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। आपसे कहा जा रहा है कि उस जीव का नाम बताइए जो टाइफाइड को उत्पन्न करता है। उस सूक्ष्म जीव का आपको नाम बताना है जो टाइफाइड को क्या करता है बेटा, उत्पन्न करता है। तो देखिए आपको इसको पता होना चाहिए। उस जीव का नाम होता है सूक्ष्म जीव का साल्मोनेला बैक्टीरिया। साल्मोनेला बैक्टीरिया। तो आपका पहले का आंसर ये हो गया बैक्टीरिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए जो टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाला होता है, तो उसका नाम होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा, जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, कि जो जीवाणु कोशिका होती है उसमें किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए इसका देखिए जीवाणु कोशिका में याद रखना बेटा एक अपूर्ण केंद्रक पाया जाता है। ये देखिए आंसर इसका बेटा कि जीवाणु कोशिका में अपूर्ण केंद्रक पाया जाता है जिसे आरंभी केंद्रक या प्राथमिक केंद्रक भी कहते हैं। तो ये हो गया दूसरे का आंसर कि जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो जीवाणु कोशिका में अपूर्ण केंद्रक पाया जाता है कि जो जीवाणु कोशिका होती है उसमें कैसा केंद्रक पाया जाता है बेटा, अपूर्ण केंद्रक पाया जाता है जिसे आरंभी केंद्रक या प्राथमिक केंद्रक भी कहा जाता है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे बेटा कि मासल फल का एक नामांकित चित्र बनाना है। मासल फल का आपको एक नामांकित चित्र देख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देख लेना बेटा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वो कह रहा है पर परागण से लाभ का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, कि जो पर परागण है उससे जो होने वाले लाभ हैं उनको संक्षेप में उल्लेख करना है। तो देखिए पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल आकार में बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं तथा इनके बीजों की संख्या अधिक होती है। पर परागण के द्वारा अनेक नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। ये इसका आपका आंसर हो गया कि जो आपका पर परागण होता है इससे कौन कौन से लाभ है। तो बात इससे लाभ की गई जाए तो इसके द्वारा जो फल बनते हैं उनका आकार बड़ा होता है, स्वादिष्ट होता है तथा इनके बीजों की संख्या भी अधिक होती है और पर परागण के द्वारा हम अनेक प्रकार की नई प्रजातियों को जन्म दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा जैव विविधता तप्त स्थल क्या है। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने आपसे 2008 में 18 में 19 में आपसे पूछा है बेटा कि जैव विविधता तप्त स्थल क्या है। तो देखिए इसका आंसर बेटा वह भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है। तो तप्त स्थल किसे कहते हैं बेटा, वह भौगोलिक क्षेत्र जहां की जो जैव विविधता है वो संकट में होती है उसे हम लोग तप्त स्थल कहते हैं। हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिम घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपको देखना है बेटा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो है बेटा आपके सामने
ये वाला बेटा, लीडिंग कोशिका द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम लिखना है कि जो आपका लीडिंग कोशिका होता है उसके द्वारा जो संश्लेषित या स्रावित वृषण हार्मोन्स है उसका क्या नाम होता है। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने आपसे 2018 में पूछा था। देखिए, तो उसका नाम होता है बेटा टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम होता है बेटा? टेस्टोस्टेरॉन। तो याद रखना बेटा, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, तो आपसे बोला जा रहा है उस फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ है। कि जो जीव रूपों का विकास हुआ है वो अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ है। इस क्वेश्चन को बेटा 2017 में, 19 में, 22 में बोर्ड आपसे पूछ चुका है बेटा। तो इसका आंसर होता है लैमार्क। उन वैज्ञानिक का क्या नाम बेटा? लैमार्क नाम है। उस वैज्ञानिक का नाम आपका क्या है बेटा? लैमार्क है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है बेटा? लैमार्क है। ठीक, ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको बात करते हैं बेटा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, दो बीजों के नाम लिखिए। दो बीजों के आपको क्या करना है? नाम लिखना है जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूण को पोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। बोला जा रहा है उन दो बीजों के आप नाम लिख दीजिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पहले ही भ्रूण कोश का विकासशील भ्रूण के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। इस क्वेश्चन को 2016 में और 23 में बोर्ड आपसे पूछ चुका है बेटा। तो इसका आंसर अगर आपको दो एग्जाम्पल लिखने हैं तो एक तो होता है मटर और दूसरा होता है सेम बेटा। दो आपसे पूछा है तो दोनों याद रखिए, मटर और सेम, मटर और सेम। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये हो गया, दो बीजों के नाम लिखना था, ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 9 की बेटा। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 9 की। बोला जा रहा है बेटा, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने आपसे 2015 में, 16 में, 19 में आपसे बेटा पूछ चुका है। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। किसने बेटा? चार्ल्स डार्विन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना, चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। बोर्ड ने 2013 में, 14 में, 18 में, 22 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछ चुका है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बेटा 19 नवंबर 1986 में इस नियम को भारत सरकार ने पारित किया था। 19 नवंबर 1986 में इस नियम को सरकार ने पारित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, बोला गया है कि ZIFT और MTP का पूरा नाम लिखना है। ZIFT और MTP का आपको पूरा नाम लिखना है। तो देखिए, ZIFT इसका पूरा नाम होता है बेटा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये इनका पूरा नाम होता है। ZIFT का पूरा नाम होता है बेटा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और दूसरा किसका पूछा बेटा? MTP का पूछा। तो देखिए, MTP का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें MTP की, तो MTP का पूरा नाम होता है बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये पूरा नाम होता है बेटा आपका MTP का। MTP का पूरा नाम क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये पूरा नाम हो गया MTP का। चलते हैं अगला बेटा, आपसे पूछा जा रहा है सह प्रभाविता को परिभाषित कीजिए। कि आप सह प्रभाविता को परिभाषित करना है। तो इसका आप आंसर देख के लिख लेना बेटा, अगर ना है तो बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। सह प्रभाविता क्या परिभाषा आपको लिखना है, इसको आप कर लेना। अगला बोला जा रहा है बेटा अनुन्मीलिय परागणी पुष्पों में परागण के प्रकार को बताना है। कि जो अनुन्मीलिय परागणी पुष्प होते हैं इनमें कितने प्रकार के परागण होते हैं, ये आपको बेटा बताना है। तो इसको भी आप स्वयं से कर लेना बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा मानव में ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या। तो देखिए, ट्राइसोमिक स्थिति में अगर हम लोग गुणसूत्र की बात करें तो उस समय हमारे पास बेटा
जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं बेटा 47। कितने होते हैं बेटा 47। जबकि अगर हम लोग बात करें मोनोसोमिक में, किस में बात करें बेटा मोनोसोमिक में बात करें तो उस समय हमारे गुणसूत्र होते हैं बेटा 45। तो इनको याद रखना कि ट्राइसोमिक स्थिति में हमारे पास गुणसूत्र होते हैं 47 और मोनोसोमिक कंडीशन पे हमारे पास गुणसूत्र होते हैं 45। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और अब आखिरी क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का हमारा बता रहा है कि जैव विविधता क्षति के दो कारण बताना है कि जैव विविधता क्षति के कोई दो कारण बताइए। तो उनमें से दो कारण अगर बताना यह है कि जैव विविधता की जो क्षति हो रही है किसके कारण हो रही है, तो पहला तो है बेटा अतिदोहन। पहला क्या है बेटा अतिदोहन। दूसरे की बात करें तो दूसरा है बेटा सह विलुप्तता। सह विलुप्तता मतलब बहुत से जीव जो हैं वो विलुप्तता के कगार पे हैं, तो उसका कारण हो गया सह विलुप्तता। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन और निश्चित उत्तरी प्रश्नों को कराया है बेटा। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।